भारतीय चिंतन के आधार पर करने की योजना बना रहे हैं। थोड़ा इस विषय को हमने समग्रता में समझने का पिछले सत्र में प्रयास किया। जिस प्रकार से अंग्रेजों ने हमारी देश की सारी व्यवस्थाएं छिन्न भिन्न कर दी, वो किस प्रकार से की, इसका भी विचार हमने किया। 16वीं शती में अंग्रेज भारत आए। 16वीं शती से लेकर आज तक एक एक करके सारी व्यवस्थाएं वो किस प्रकार से पूरे ध्वस्त करते रहे। सबसे पहले तो हमने उसका विचार किया। यहाँ अंग्रेज आए केवल व्यापार के लिए नहीं आए थे। भारत की चर्चा तो सारे विश्व में एक सोने की चिड़िया इस प्रकार से थी, उसे लूटने के तो आए ही थे, लेकिन वो अन्य अकरताओं की तरह न आकर व्यापार के निमित्त से आए और साथ में ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भी आए। तो सबसे पहले तो उन्होंने हमारे यहाँ की जो उद्योग व्यवसाय थे उन्हें धीरे धीरे व्यापार के माध्यम से हथियाना प्रारंभ कर दिया और यहाँ की जो कुशलताएं थी, जो व्यवसाय थे, वो सारे अपने कब्जे में लेना प्रारंभ कर दिया और यहाँ की जनता को गरीब दरिद्र बनाया प्रारंभ हुआ। इसका मतलब हमें सबसे पहले तो उन्होंने आर्थिक गुलाम बना दिया। हम आर्थिक परतंत्र हो गए। धीरे धीरे ने उन्होंने ये देखा कि यहाँ के छोटे छोटे राजे राजवाड़े थे, उनको अलग अलग प्रकार से सहायता देकर, चाहे तैनाती फौज के माध्यम से हो, चाहे ऋण देने के माध्यम से हो, तो धीरे धीरे उस सत्ता को भी अपने अधीन कर लिया। तो ये सारा मतलब उनके राज्यों पर भी उनका आधिपत्य हो गया। तो हम राजकीय परतंत्र भी धीरे धीरे होने लगे। लेकिन इसके विरुद्ध हमारे देश में 1857 का प्रथम स्वतंत्र संग्राम हुआ। हमारे दुर्भाग्य से वो विफल रहा, लेकिन सारे देशों में एक प्रकार की देशभक्ति की लहर दौड़ चुकी थी और 1857 तक यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था। लेकिन 1858 में ये सारी राज्य सत्ता, अर्थ सत्ता पूरी रानी विक्टोरिया के अधीन चली गई, यानी ब्रिटिश के हम पूरे अधीन हो गए। उसके बाद उन्होंने देखा कि यहाँ की दोनों सत्ताएं तो अपने हाथ में आ गई। धीरे धीरे उन्होंने हमारे यहाँ की धर्म, संस्कृति, ज्ञान पर आक्रमण प्रारंभ किया और शिक्षा में धीरे धीरे परिवर्तन करना प्रारंभ कर दिया। यहाँ की पूरी भारतीय शास्त्र की उपेक्षा करना, हमारे जीवन दर्शन की अवहेलना करना, यानी हमारे समाज में हीनता बोध उत्पन्न किया। हमारे भारतीय मानस पर ही प्रहार करना धीरे धीरे उन्होंने प्रारंभ कर दिया और सत्ता हाथ में होने के कारण 1860 में ही न्याय व्यवस्था भी बदल गई। हम आज की जो आईपीसी कोड देखते हैं वो भी 1860 से ही आज भी वही कानून हमारे देश में चल रहे हैं। यहाँ के सारे प्राथमिक विद्यालय से लेकर सारे विश्वविद्यालय के सारे शिक्षा की संस्थाएं आज ब्रिटिश शासन के अधीन हो गई और वो सारा ज्ञान उसमें यूरोपीय ज्ञान पर आधारित होने के कारण हम धीरे धीरे आत्मग्लानि में जाते रहे। ये पूरी शासन व्यवस्था ही इस शिक्षा तंत्र का नियमन करती रही। तो ये उसी दौरान 19वीं शताब्दी में हमारे ही लूटे हुए धन दौलत के कारण यूरोप में नए नए आविष्कार प्रारंभ हुए और एक यांत्रिकीकरण युग का प्रारंभ हुआ और उसी के कारण वही सारा ज्ञान, वही विज्ञान की प्रगति पूरी भारत में थोपने का प्रयास अंग्रेजों ने किया। वैसे यहाँ हमारे पूरा इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, वैद्यकीय क्षेत्र हो, हमारे यहाँ तो पूरा विकसित था, लेकिन उसी यूरोपीय ज्ञान के आधार पर यहाँ प्रस्तापित करना प्रारंभ हो गया। उसी प्रकार अब एक काम हो गया कि ईसाइयत का तो प्रभाव था ही, तो
प्रोटेस्टेंट का भी यहाँ पर प्रभाव बढ़ने लगा। उसी के साथ ओकिज्म आया, कम्युनिज्म आया और नई नई ज्ञान हमारे शिक्षा के माध्यम से हमारे में थोपा गया। तो उसी के बाद ही हमारी सारी सामाजिक व्यवस्थाएं तोड़ने का प्रयास भी 20वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ। मतलब सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी आ गई, आर्थिक अर्थशास्त्र नया आ गया, समाजशास्त्र नया आ गया, राज्यशास्त्र नया आ गया। इसके माध्यम से सारा हमारा देश का ताना बाना ध्वस्त करने का प्रयास हो गया। सबसे पहले तो उन्होंने हमारी अर्थव्यवस्था छिन्न भिन्न कर दी, फिर राज्य व्यवस्था छिन्न भिन्न कर दी, उसी के अंतर्गत न्याय व्यवस्था भी छिन्न हो गई, समाज व्यवस्था छिन्न भिन्न कर दी, फिर शिक्षा व्यवस्था में तो पूरा आमूल परिवर्तन किया है। जिस शिक्षा पद्धति में आज भी पढ़ रहे हैं मैकाले की शिक्षा पद्धति में, तो पूरा हमारे देश का ताना बाना ही बदल दिया। तो इसे राम विद्यापीठ इस पूरे क्रम को बदलना चाहता है। हमारा यहाँ का सारा व्यवहार धर्म और धर्मानुसारी व्यवस्था शिक्षा के माध्यम से प्रस्थापित करना चाहता है। तो सबसे पहले तो हमें शिक्षा व्यवस्था को ही बदलना पड़ेगा। तो राम विद्यापीठ यही जो क्रम उन्होंने किया था उसके बिल्कुल 180 डिग्री विपरीत। पहले शिक्षा को ठीक करना पड़ेगा, फिर समाज व्यवस्था को, समाज शास्त्र को ठीक करना पड़ेगा, राज्य शास्त्र को ठीक करना पड़ेगा और अर्थशास्त्र को ठीक। इस प्रकार से पूरा जिस प्रकार से 300-400 सालों में उन्होंने हमारी रचनाएं ध्वस्त कर दी थी, उससे बिल्कुल उल्टा हमें जाकर नए सिरे से हमें धर्म और धर्मानुसारी ज्ञान के आधार पर, भारतीय चिंतन के आधार पर शिक्षा की पुनर्रचना करनी होगी। राम विद्यापीठ हमारे देश की एक शिक्षा विभाग के रूप में कार्य भविष्य में करेगा। हम तो कहते हैं सा विद्या मुक्त है, लेकिन विद्या व्यक्ति को मुक्त करती है ऐसा कहते हैं। लेकिन आज तो ऐसी स्थिति बनेगी कि शिक्षा को ही सबसे पहले मुक्त करना पड़ेगा। शिक्षा मुक्ति का ही हमें स्वतंत्रता संग्राम लड़ने की आज आवश्यकता महसूस हो रही है। इसीलिए राम विद्यापीठ ये सारा कार्य भविष्य में करने वाला है। आज हम इसी कड़ी में ताई से आगे सुनेंगे। मैं ताई से अनुरोध करूंगा कि ताई इस विषय को बढ़ाए। राम विद्यापीठ के चिंतन सत्र में जुड़े सभी सुधी श्रोताजनों को सप्रेम सादर नमस्कार। जिस क्रम में भारत में शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन होता गया और हम आज इस स्थिति में हैं, इस क्रम को हमें उल्टाना पड़ेगा। जहां आ गए हैं वहां से अर्धवृत्त करके उसी क्रम में वापस जाना, ये एक हमारी स्ट्रैटेजी होगी, ये हमारा प्लानिंग होगा। ऐसा करेंगे तभी 140 करोड़ देश के लिए हम भारतीय व्यवस्था और भारतीय योजना बना सकेंगे। हमने देखा कि इस क्रम में हमारा सारा भारत का जीवन, उसकी जीवन रचना बदल गई है। आज हम स्वतंत्रता की बात करते हैं। अभी तंत्र हमारा एक राजकीय तंत्र को छोड़कर, माने शासन प्रशासन के तंत्र को छोड़कर बाकी सारे तंत्र जो हैं वे तो पराये ही हैं। ये बात भी हमने एक से अनेक बार पूर्व में भी की है। राज्य शासन और प्रशासन का तंत्र अपना स्वयं का है। इसके भी दो भाग हैं। तंत्र माने लोग हमारे हैं, हमारे हैं माने क्या, तो भारत की नागरिकता उनके पास है। तो उस अर्थ में तंत्र हमारा है। परंतु एक तंत्र को बनने के लिए जो मंत्र चाहिए, माने जो विचार चाहिए, जो दृष्टि चाहिए, वह तो अभी भी भारतीय नहीं है। तो मंत्र भारतीय नहीं है, तंत्र और यंत्र ये दोनों भारतीय हैं। परंतु मंत्र के बिना
सर्वार्थ में तंत्र हमारा नहीं हो सकता, तो शासन और प्रशासन के तंत्र को भी भारतीय मंत्र देने की तो आवश्यकता है। परंतु बाकी सारे जो तंत्र हैं वे भी इतने टेक्निकली ही भारतीय माने जाएंगे। टेक्निकली भी उसमें जो भारत के नागरिक नहीं है उन लोगों का सहभाग होता ही है, परंतु मंत्र तो यूरोप और अमेरिका का ही रहा है। इस अर्थ में हमें शेष सारी व्यवस्थाएं स्वतंत्र बनानी है, ये हमारे सामने एक चुनौती है। और शेष सारी व्यवस्थाओं को, शेष सारे तंत्रों को स्वतंत्र बनाने के लिए शिक्षा ही सबसे अधिक उपयोगी ऐसा तंत्र होता है। ये तो हमने अनेक बार सुना, समझा, माना। अब गत सत्र में हम 140 करोड़ जनसंख्या की शिक्षा की व्यवस्था और योजना इस विषय में बात कर रहे थे। तो हमें पहला काम क्या करना होगा? हम जो कहते हैं वो 140 करोड़ लोगों के मन में उतरना चाहिए, यानी उनके द्वारा स्वीकृत होना चाहिए। जिसको लोक स्वीकृति नहीं होती है, लोक मान्यता नहीं होती है, ऐसे मत, ऐसे विचार, ऐसा तंत्र, ऐसी व्यवस्था कभी भी लागू नहीं की जा सकती। स्वीकृति ही नहीं होगी तो लोग इसका स्वीकार ही नहीं करेंगे, स्वीकार नहीं करेंगे तो वो चलेगा भी नहीं। उदाहरण के लिए हम सब मानते हैं कि अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय नहीं होने चाहिए, शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी नहीं होना चाहिए। ऐसा कौन मानता है? ऐसे समझदार लोग मानते हैं, राष्ट्रवादी लोग मानते हैं, जिन्होंने भारतीय शास्त्रों का अध्ययन किया है, मनोविज्ञान जिनको ज्ञात है, ऐसे लोग मानते हैं, बुद्धिमान लोग मानते हैं कि शिक्षा का माध्यम विदेशी भाषा नहीं होना चाहिए। शिक्षा शास्त्री हैं वे मानते हैं। परंतु ये 140 करोड़ में इनकी संख्या कितनी है, इनका प्रभाव क्या है? ये तो बहुत ही नगण्य है। इनका प्रभाव सबके ऊपर नहीं पड़ रहा है। इसमें आप ये न कहें कि उच्च विद्या विभूषित हैं, वे भी जानकार लोग हैं, नहीं जानते हैं, नहीं मानते हैं। तो फिर यदि राज्य व्यवस्था कहे कि इस देश में अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय बिल्कुल नहीं चलेंगे, एक्ट भी पारित हो, व्यवस्था भी ऐसी बने और सर्वत्र जो अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाएगा उसे अनुदान नहीं मिलेगा, उसे मान्यता नहीं मिलेगी, ऐसी कठोर कार्रवाई भी हो, ऐसा प्रभावी ढंग से उसका कानून भी बनाया जाए और व्यवस्था तंत्र भी इसके अमलीकरण के लिए, इसके क्रियान्वयन के लिए खड़ा कर दिया जाए, तो भी ये चलेगा नहीं, क्योंकि लोग ही इसका विरोध करेंगे। जिनके निहित स्वार्थ इसमें हैं वे इसका विरोध करेंगे और सरकार को ये व्यवस्था बदलनी पड़ेगी, कानून वापस लेना पड़ेगा, और तो और इनको अगले 5 वर्ष के बाद चुनाव में पराजित होना पड़ेगा। तो फिर कैसे करेंगे? एक बार पराजित हो गए तो फिर इस कानून का कोई भी स्वारस्य नहीं रहेगा। मुख्य मुद्दा क्या है? सरकार की व्यवस्था तभी चल सकती है जब लोक में इसकी स्वीकृति हो। तो लोक में स्वीकृति होने के लिए लोक मत परिष्कार करना पड़ेगा, लोक का मानस बदलना पड़ेगा, लोक की बुद्धि में ये बात उतरनी होगी, लोक के लिए अनुकूल व्यवस्थाएं और वातावरण बनाना होगा। तो हमारा ये जो भारतीय शिक्षा का विचार है, जो मंत्र है माने विचार है, उसको लोक के द्वारा स्वीकृत बनाने के लिए पहली व्यवस्था करनी होगी। हमने गत वर्ष व्यास विद्यापीठ का विषय लेकर चिंतन सत्रों का आयोजन किया था। उसमें यही था
लोकमत परिष्कार के लिए जो जैसे कुटुंब शिक्षा के लिए पितामही विद्यापीठ ऐसा एक विभाग शुरू हुआ है, उसी प्रकार से लोकमत परिष्कार के लिए व्यास विद्यापीठ जैसी रचना हमको बनानी होगी। परंतु रचना बनाना तो एक बात है, उसमें क्या करना होगा। तो लोकमत होता है, उसी प्रकार से विद्वानों का मत भी होता है। विद्वानों का मत ये शास्त्रों का मत है, और लोक मत है ये परंपरा का, व्यवहार का, मानस का विषय है। विद्वानों के मत को भारतीय बनाने के लिए शास्त्रार्थ करना होता है, परिषदों का आयोजन करना होता है, ग्रंथ लेखन करना होता है, शोध कार्य करना होता है, पत्र पत्रिकाएं चलानी होती हैं, गोष्ठियां करनी होती हैं, उनकी सभाएं करनी होती हैं। ये तो शास्त्र के आधार पर विद्वानों का मत न केवल परिष्कृत करने के लिए परंतु बदलने के लिए और उसको बलवान बनाने के लिए करने का काम है विद्वान मत परिष्कार। विद्वानों के मत का परिष्कार करना ये एक बात होती है, परंतु विद्वानों के परिष्कृत मत को लोक के द्वारा, प्रजा के द्वारा स्वीकृत बनाने के लिए लोकमत परिष्कार करना होता है। लोक स्वीकृति, लोक मान्यता, इसका विचार करना होता है। पुनरुत्थान विद्यापीठ का अध्ययन योजना का संकल्प क्या होता है? भारतीय ज्ञान धारा की प्रतिष्ठा विद्वत जनों के एवं सामान्य जनों के हृदय, बुद्धि, मन, वाणी और कृति में स्थापित करना। ये दोनों काम करने होते हैं। जब तक लोक मत परिष्कृत नहीं होता, लोक में इसकी स्वीकृति नहीं होती, तब तक समाज मान्यता किसी काम को मिलती नहीं है, और समाज मान्यता नहीं मिलती तो राजकीय व्यवस्था से भी कुछ नहीं होता, और यूनिवर्सिटी की व्यवस्था से भी कुछ नहीं हो सकता। यूनिवर्सिटी की व्यवस्था ये शास्त्रीय स्वरूप में विद्वान मत परिष्कार के लिए है, परंतु इसमें लोक की स्वीकृति होने के लिए और अधिक अन्य प्रकार के प्रयास करने होते हैं। ये एक। दूसरा मुद्दा है किस बात के लिए लोकमत परिष्कार करना। तो पहली बात है हमारी हीनता ग्रंथि को दूर करने के लिए, उसको खोलने के लिए लोकमत परिष्कार करना होगा। ये लॉजिकल आर्ग्यूमेंट से, शास्त्रीय विमर्श से नहीं होता। तो मानस परिवर्तन करना, तो मानसिक दृष्टि से जो हीनता बोध सर्वत्र सबके मनों के अंदर स्थापित हो गया है, दृढ़ हो गया है, इसको खोलना, इसको बदलना, इसको निकालना, इसका निराकरण करना, ये बहुत बड़ी चुनौती है। हमें पता ही नहीं है कि कैसे हमारे मानस में वह स्थापित हो गया है। ये गांठ जो है, हीनता की गांठ जो है, वो इतनी पक्की हो गई है, उस पक्की गांठ को शिथिल बनाना और खोलना ये बहुत बड़ी चुनौती है। गांठें खोलनी होती हैं, काटनी नहीं होती हैं। ये ग्रंथि के साथ के व्यवहार का मुख्य सूत्र है। गांठें खोलो, गांठें काटो नहीं। तो ये पक्की बनी हुई गांठ खोलने के लिए, शिथिल करने के लिए क्या तरीके होंगे? हीनता बोध दूर करना। तो पहली बात है हीनता बोध को, हीनता की ग्रंथि को समझना। अगर हम समझने का प्रयास करेंगे, देखने का प्रयास करेंगे, तो चारों ओर हमें यह दिखाई देता है। यह यूनिवर्सिटी में है, यह संसद में है, यह कॉरपोरेट सेक्टर में है, यह कुटुंब में है, कुटुंब में भी अंदर सर्वत्र है।
हमारी व्यवस्थाएं उस प्रकार से बदली हैं और हम उनको आधुनिकता कहते हैं। सबसे पहली बात है, हम आधुनिक किस बात को कहते हैं? अरे वो आपकी पुरानी शैली की बात कर रहे हैं, अरे वो ये तो देशी पद्धति है। देशी को टोन में भी हेय दृष्टि से व्यक्त करना, ये हीनता की ग्रंथि कितनी पक्की बन गई है उसका प्रमाण है। मॉडर्न मेडिकल साइंस, मॉडर्न मेथोडोलॉजी, मॉडर्न टेक्निक, ऐसी जब हम बात करते हैं तब अनजाने में हम इसको श्रेष्ठ मानते हैं। उसके पीछे कोई तर्क नहीं है, इसके पीछे कोई प्रमाण नहीं है, इसके पीछे कोई भी शास्त्रीय आधार नहीं है, तो भी वह श्रेष्ठ है, वह अच्छी है, ऐसा जो रंग इसको लगता है, छाया इसको लगती है, वही मानसिक हीनता बोध का लक्षण है। मॉडर्न का अर्थ हम करते हैं आधुनिक। अब आधुनिक ये तो बहुत अच्छा शब्द है, भारतीय भाषा का शब्द है। आधुनिक शब्द बना है, मूल शब्द अधुना, ये संस्कृत शब्द है, उससे बना है। अधुना माने अब, आज का, आज के समय। परंतु गड़बड़ कहाँ है? आधुनिक बनना ये तो बहुत अच्छी बात है, देशकाल परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन करना ये तो बहुत स्वाभाविक बात है, ये तो ऐसा तो करना ही चाहिए। जो नहीं करता वो ही जड़ माना जाएगा, तो वो तो करना चाहिए, परंतु इतना ही पर्याप्त नहीं है। हम आधुनिक को पश्चिम से, पाश्चात्य से इक्वेट करते हैं। हमारे मन में आधुनिक माने पाश्चात्य, ऐसा समीकरण बहुत पक्का बैठ गया है। हम कहते हैं मॉडर्न मेडिकल साइंस माने क्या? एलोपैथी कहाँ से आई? पश्चिम से। आयुर्वेद क्या है? ट्रेडिशनल वे, ये माने पारंपरिक है। तो पारंपरिक कहते ही वो पुराना हो जाता है, प्राचीन हो जाता है, आज के युग के अनुसार नहीं है, आधुनिक नहीं है, ऐसा कहा जाता है। वास्तव में वो इतना इंट्रिकेट है, इतना इतना उलझा हुआ मामला है। सीधा हमने क्या कर दिया, आज पाश्चात्य माने आधुनिक और भारतीय माने प्राचीन, पुराणपंथी, पारंपरिक माने कुछ कनिष्ठ, श्रेष्ठ नहीं है। आधुनिक माने श्रेष्ठ। तो हमने शब्दों के गलत अनुवाद करके, गलत संदर्भ में उनका प्रयोग करके गलत अर्थघटन उनको दे दिया। ऐसे सैकड़ों हैं। ये तो मैं एक उदाहरण के लिए बता रही हूँ कि ये मानसिक हीनता बोध कहाँ से आता है, कैसे पक्का बैठता है। तो फिर जाने अनजाने यूरोप का है, अमेरिका का है, वो हमसे श्रेष्ठ है, ये ग्रंथि पक्की बनना, ये हमारी रुग्णता है, ये हमारा बहुत बड़ा रोग है। इस रोग को दूर करना ये हमारी पहली चुनौती है। तो हमें यदि भारतीय तंत्र लोक में स्वीकृत बनाना है, तो हमें लोक में बैठा हुआ हीनता ग्रंथि का रोग दूर करना होगा। ये हीनता ग्रंथि या हीनता बोध कितना व्यापक है, यही हम देखेंगे। तो इसके उदाहरण यत्र तत्र सर्वत्र फैले हुए हमको दिखाई देंगे। हमारे घरों में अगर डाइनिंग टेबल नहीं है तो जो भी लोग आएंगे वो कहेंगे डाइनिंग टेबल नहीं है। अरे डाइनिंग टेबल नहीं है, क्या मतलब है? डाइनिंग टेबल ये तो भारतीय व्यवस्था नहीं रही, फिर कैसे आ गई? कैसे उसको आधुनिक कहा जाने लगा? कैसे युगानुकूल कहा जाने लगा? कैसे देश काल परिस्थिति के अनुसार कहा जाने लगा? हाँ, परिस्थिति तो बन गई, क्योंकि नीचे बैठा नहीं जाता है, अभ्यास नहीं है इसलिए भी नहीं बैठा जाता है, और स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है इसलिए भी नीचे बैठा नहीं जाता है। तो
जिसकी जो विवश है, नीचे नहीं बैठ सकता, जो अक्षम है, उसके लिए डाइनिंग टेबल है, ऐसा न रहकर आधुनिक है इसलिए हमारा डाइनिंग टेबल चाहिए। ये जो विचार है, ये जो उसकी दृष्टि है, ये जो उसका तर्क है, यह जो उसका जस्टिफिकेशन है, न्यायोचित उसको बताया जाता है, ये हीनता बोध है। यही हीनता बोध है। तो हमारी सारी व्यवस्थाओं में, उदाहरण के लिए हम घरों का वर्णन करते हैं, अरे भाई ये अपार्टमेंट है, ये फ्लैट है, क्या है 3 BHK 1 BHK, यही नापा जाता है। तो नापने का तरीका, मूल्यांकन करने का तरीका क्या है? बेडरूम के आधार पर। ये बेडरूम कल्चर कब से हो गया घरों का? तो ये हीनता बोध है। छोटी से छोटी व्यवस्थाओं से लेकर बड़ी के बड़ी व्यवस्थाओं के पीछे जो पश्चिम से आई हुई व्यवस्थाएं हैं, उनको आधुनिक मानना, और भारतीय व्यवस्थाएं हैं उनको हीन मानना, कनिष्ठ मानना, पिछड़ेपन का लक्षण बताना, यही मानसिक बोध का, मानसिक हीनता बोध का मुख्य प्रमाण है। और यह सर्वत्र चलता है। इसलिए विभिन्न विषयों को पढ़ाने की दृष्टि वो भी भारतीय नहीं, पश्चिम की है, तो वह मॉडर्न है। पद्धतियां, फिर पर्यावरण की हानि होती है कि नहीं होती है, वो देखने की कोई आवश्यकता नहीं, ये भी हीनता बोध है। आजकल तो पैसे वाला अधिक श्रेष्ठ माना जाता है, धनवान की बोलबाला है, विद्वान की या गुणवान की नहीं। ये भी तो आधुनिकता का ही लक्षण है। तो ये मानसिक हीनता, वो हमें दूर करना होगा। ये हीनता बोध दूर करने का जो माध्यम है, उपाय है, वह शास्त्रीय अध्ययन नहीं है। शास्त्रीय अध्ययन बुद्धि प्रामाण्य, उसको लॉजिक से सिद्ध करना, ये लोकमत परिष्कार के लिए बिल्कुल उपयोगी नहीं होता। ये तो विद्वानों के लिए करने की बात है। परंतु विद्वानों के लिए भी मानसिक हीनता बोध दूर करने का उपाय, वो तो एक अलग ही बात है। तो हम प्रमाण दे देकर नहीं कर सकते, जानकारियां इकट्ठी करके कदाचित दे सकते हैं, और प्रेरणा प्रबोधन आदि करके अधिक दे सकते हैं। उदाहरण के लिए लोकमत परिष्कार के, लोगों के मानस को प्रभावित करने के लिए परंपरा से पहले से ही कौन से माध्यम अपनाए गए हैं? एक मंचीय कार्यक्रम जितने भी होते हैं, माने नाटक, छोटे 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 स्वरूप में, वो नाटक एक बहुत बड़ा लोक नाट्य या साहित्य, अभिजनों के लिए साहित्य, संगीत, कविता, गीत, नृत्य, ये सारे माध्यम हैं। ये सारे माध्यम हैं। अब आज के व्यास कथा श्रवण, ये भी एक बहुत बड़ा माध्यम है। नुक्कड़ नाटक, ये भी बड़ा माध्यम है। रामलीला जैसे कार्यक्रम, ये भी बड़ा माध्यम है। गणेशोत्सव, कुंभ मेले, ये भी एक माध्यम है। ये सब लोकमत परिष्कार के माध्यम है। आज के समय में सोशल मीडिया, ये बड़ा माध्यम है। टीवी सीरियल्स, फिल्में, आधुनिक म्यूजिक, आधुनिक मंचीय कार्यक्रम, ये सारे के सारे माध्यम हैं। आप नाटक के रूप में प्रस्तुत करो मंच पर लाइव, अथवा वही टीवी सीरियल के माध्यम से प्रस्तुत करो या फिल्म के माध्यम से प्रस्तुत करो, वो एक ही है। तो आजकल का जो मीडिया है, फिर प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, ये लोकमत परिष्कार के माध्यम है। पहले जो होते थे वो सार्वजनिक उत्सव, फिर रामलीला जैसे कार्यक्रम,
लोक नृत्य, लोक संगीत, लोक कथाएं, साहित्य कथा, भागवत पुराण और आदि सारी रामायण कथा और ये सारी कथा, और जो पढ़े लिखे लोगों के लिए निर्माण होने वाला अभिजात साहित्य, ये सारा का सारा लोकमत परिष्कार का, लोकमत बनाने का माध्यम है। कथा वार्ताएं जो होती है, हमारे जो उत्सव होते हैं, जो व्रत होते हैं, व्रतों के साथ संबंधित जो कथाएं होती हैं, हर एक व्रत के साथ एक कथा जुड़ी हुई रहती है। फिर हमारे खेल होते हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चों के लिए जो लोरी होती है, जो कहानियां होती हैं, जो गीत होते हैं, ये सारे के सारे जो बातें हैं वो लोकमत परिष्कार के लिए उपयुक्त ऐसे साधन है, उपयुक्त ऐसे माध्यम है। आज अब क्या समस्या क्या है? ये जो माध्यम है वे तो पहले से ही आज तक प्रभावी ही रहे हैं। मानस पर परिणाम करने के लिए इनका उपयोग आज के नहीं, वेद काल से समान रूप से प्रभावी रहे हैं। समस्या क्या है? समस्या ये है कि इनकी प्रस्तुति का तरीका और इनकी प्रस्तुति के विषय वस्तु ये बदल गए हैं। टीवी सीरियल, मंच पर प्रस्तुत होने वाला नाटक और फिल्म ये प्रभावी तो समान रूप से है, परंतु इस देश की पहली फिल्म बनी थी वो थी हरिश्चंद्र तारामती, और उसके बाद 20-30 वर्ष पूर्व जो फिल्म बनी थी उसका एक पति पत्नी और वो, पति पत्नी और वो ऐसा जो इसको प्रणय त्रिकोण कहते थे, कहा जाता था उस समय, ये लव ट्रायंगल है, प्रणय त्रिकोण है। तो एक समय ऐसा था 50 वर्ष पूर्व का कि पति पत्नी के बीच में अगर कोई तीसरा कैरेक्टर आता है, फिर वो पुरुष हो या स्त्री हो, तो फिल्म के अंत में वो जो तीसरा है वही इंट्रूडर है, वही बीच में आया है, उसको या तो मर जाना है, उसको या तो छोड़ देना है, अपना अपराध कबूल कर लेना है, और पति या पत्नी एक दूसरे को क्षमा कर देते हैं, एक दूसरे की क्षमा मांगते हैं, और फिर से पति पत्नी का संबंध पुनः स्वस्थ हो जाता है। ये नैरेटिव होता था। लेकिन उसके 20-30 वर्षों के बाद का नैरेटिव क्या होता था? पति और पत्नी के बीच में तीसरा अगर कोई आ गया, तीसरी कोई आ गई, तो उसको उस फिल्म के अंत में, कथानक के अंत में जस्टिफाई किया जाता था कि हाँ, कितना शोषण कर रहे थे, कितना अत्याचार कर रहे थे, कितना उसको दबा कर रखा जाता था, कितनी अवहेलना होती थी, कितनी उपेक्षा होती थी। फिर स्वाभाविक है ना कि वो तीसरे किसी के आश्रय में चला जाए, माने पत्नी का शोषण किया जाता है, इतने अत्याचार किए जाते हैं कि वो दूसरे किसी पुरुष के आश्रय में जाती है, अथवा पुरुष भी पत्नी के द्वारा इतना प्रताड़ित, इतना असंतुष्ट है कि उसको और किसी स्त्री में अपनी अपेक्षाएं पूर्ण करने के लिए देखने की प्रवृत्ति होती है, तो उसको जस्टिफाई किया जाने लगा। और फिर कभी परिणाम के रूप में पत्नी को छोड़कर उसको, या पति को छोड़कर तीसरे को अपनाने का क्रम सही माना जाने लगा, उचित माना जाने लगा। और ऐसे इसके भी आज तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? लिव इन रिलेशनशिप में क्या तकलीफ है, क्या हानि है? अच्छा है ना, दोनों ही एक दूसरे को परख ले, जान ले, नाप ले, और फिर यदि सही बैठता है तो फिर विवाह के बंधन में बंधेंगे। यहां तक बात आ पहुंची। तो ये जो क्रम है वो मानस परिवर्तन का क्रम है, ऐसे मानस बनता है। अब इसको डायरेक्ट करने वाला, इस प्रकार के परिवर्तन का
मूल कार्य क्या है? बाजार है। टीआरपी बढ़ाना चाहिए, इसलिए निर्माण करने वाले कुछ भी करेंगे, बाजार के अधीन रहकर सब कुछ करेंगे। हमको फिल्म चलनी चाहिए। भाषा क्या होने लगी? ये जो लोकमत परिष्कार के माध्यम है, उनको पहले दायित्व दिया जाता था लोक मन संस्कार करना। तो ऐसी वैसी कुछ भी नहीं फिल्म बताई जाएगी, ऐसी वैसी विषय वस्तु नहीं चलेगी। रामलीला में सीता के प्रति कितना अन्याय किया राम ने, ऐसा नहीं बताया जाएगा। तो एक जो संस्कार करने का दंडक है, मापदंड है, ऐसी कोई भी कृति आप प्रस्तुत नहीं कर सकते जिसमें लोक मानस दूषित हो, प्रदूषित हो। ऐसा नहीं करना। ये साहित्य निर्माण करने वाले का, कला को प्रस्तुत करने वाले का कर्तव्य माना जाता था। वो क्यों कर्तव्य माना जाता था? वो धर्म से प्रेरित होता था, इसलिए धर्म का बंधन उसके ऊपर था, इसलिए संस्कृति की प्रेरणा थी, इसलिए जो शास्त्रों में कहे गए वे सिद्धांत लोक को मनोरंजन के माध्यम से, आनंददायक माध्यमों से लोक के मानस में स्थिर करना, स्थापित करना। उदाहरण के लिए ये देखा जाएगा, मानस व्यवस्थित करने के लिए, मानसिक स्वस्थता के लिए लोक में भी इन सिद्धांतों को व्यवहार में, विचार में, भावनाओं में स्थापित करने के लिए प्रयुक्त करना, ऐसी धर्म दृष्टि उनके पीछे थी। तो प्रभावित तो वे भी थे, प्रभावित तो आज के भी है। एक कितने प्रभावी होते हैं इसके उदाहरण देने की आवश्यकता ही नहीं है, परंतु इसके लिए जो प्रयुक्त होता था वो धीरे धीरे अर्थ केंद्रीय जीवन रचना के कारण से आर्थिक दृष्टि से नापा जाने लगा और ऐसे मानक स्थापित किए गए कि टीआरपी के आधार पर पैसा कितना कमाया जाता है, उसके आधार पर उसकी रचना होने लगी और बहुत धड़ल्ले से कहा जाने लगा, लोग जो चाहते हैं वो हम दे रहे हैं। ये स्टेटमेंट जो है वही गलत है। लोग जो चाहेंगे वह नहीं देना है, लोक का मानस संस्कारित हो इसलिए देना है, ये देने वाले का कर्तव्य है, दायित्व बोध है, ये बदल गया। फिल्म उतनी ही प्रभावी है, फिल्म उतनी ही प्रभावी है जितनी पहले थी। तो हरिश्चंद्र तारामती से लेकर हम आज लिव इन रिलेशनशिप को जस्टिफाई करने वाली फिल्म यहाँ तक की यात्रा है, इस यात्रा को उल्टा करना होगा। और इसलिए ये जो माध्यम है, उन माध्यमों की परिष्कृति ये लोकमत परिष्कार के लिए अत्यंत आवश्यक है। दूसरा, उसी प्रकार के विषय वस्तुओं को लेकर विपुल मात्रा में साहित्य निर्माण करना, ये दूसरी बात है। नाटक लिखने पड़ेंगे, ऐसे नए से लिखने पड़ेंगे, वही का वही पंचतंत्र की कथाएं, हितोपदेश की कथाएं, ईसप नीति और ये सारा राम कथाएं, महाभारत की कथाएं, भागवत कथाएं, पुराणों का कथन, वही का वही 5000 वर्ष पूर्व का उठाकर तो आज नहीं किया जा सकेगा। हाँ, रामायण के आधार पर आज कथानक बनने चाहिए, महाभारत के आधार पर बननी चाहिए, भागवत पुराण से या अन्य पुराणों से कथाएं पुनः प्रस्तुत की जानी चाहिए। ये सारा अगर होगा तो हमारे माध्यम पहले संस्कारित होना, माध्यमों में विषय वस्तु बदलना, माध्यमों को दायित्व बोध पहले सिखाना, इसके लिए जो जानकार विद्वानों को ही इसके लिए आगे आना होगा। विद्वानों ने लोकमत निर्माताओं का शिक्षण, प्रशिक्षण, प्रेरणा आदि करना, पैसे से ये सब कुछ नहीं नापा जाना चाहिए।
संस्कारों के रूप में नापा जाना चाहिए, ऐसी व्यवस्था हमको करनी होगी। विद्वानों को इन माध्यमों का प्रयोग करने वाले, उससे निर्माण करने वाले, प्रस्तुत करने वाले लोगों के साथ बैठना होगा। इसके लिए व्यास विद्यापीठ जैसी रचना राम विद्यापीठ के अंतर्गत करनी होगी। लोक शिक्षा ये इसका एक प्रमुख हिस्सा होगा, परंतु लोक शिक्षा के लिए सर्वाधिक प्रभावी साधन हमारे माध्यम हैं। इसको मनोरंजन के माध्यम कहते हैं। हाँ, रंजन करना माने आनंद देना, प्रसन्न करना, सुखी बनाना, अच्छा लगना, ये इसकी पहली शर्त है। लोक को अच्छा लगना चाहिए, माने एकदम एकदम मजा आना चाहिए। लोक रंजन ये पहली बात है, परंतु साथ में लोक संस्कार उसका अनिवार्य पक्ष है। संस्कार के बिना रंजन करना ये सही बात नहीं है, ये अपराध है, लोक के प्रति अपराध है, संस्कृति के प्रति अपराध है, राष्ट्र के प्रति अपराध है। इसलिए माध्यमों को सही करना और माध्यमों के लिए विषय वस्तु नए से तैयार करना ये अत्यंत आवश्यक है। और ऐसे सारे माध्यम जो हैं उनकी शिक्षा, माने हम मुख्य विद्यालय में, मुख्य धारा के विद्यालय में भी संगीत होता है, नृत्य होता है, नाट्य होता है, चित्रकला होती है, फिल्में होती हैं, नहीं होती तो होनी चाहिए, यूट्यूब प्रस्तुति होती है, कितने लोग अपनी यूट्यूब चैनल चलाते ही हैं, तो यूट्यूब चैनल होती हैं, ये आजकल जो रील्स बनते हैं वे होते हैं। इनको बनाने की शिक्षा विद्यालयों में दी जा सकती है, महाविद्यालयों में दी जा सकती है, लेकिन महाविद्यालयों के छात्रों और अध्यापकों के द्वारा जो रील्स बनेंगी उसमें लोक संस्कार के को करने वाला लोक रंजन का कार्यक्रम ये बनाना पड़ेगा। वो लोक संस्कार ये अत्यंत गंभीर, नहीं मजा आने वाली ऐसी बात है, और लोक रंजन ये अतिशय सस्ता मनोरंजन है। ऐसे दो भाग नहीं होने चाहिए। हमारा अच्छे से अच्छा श्रेष्ठ साहित्य जैसे कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतल है, जैसे हमारा आदि काव्य रामायण है, रामलीला है, ये लोक रंजन तो करते ही हैं, साथ में लोक संस्कार उसकी अनिवार्य शर्त होती है। तो हमें व्यास विद्यापीठ जैसी रचना बनानी होगी और स्थान स्थान पर इन माध्यमों को ठीक करने का कार्यक्रम भी लेना होगा। वो ठीक करने के लिए बहुत उहापोह न करके विषय वस्तु तैयार करने होंगे, फिल्में बनानी होंगी, सीरियल्स बनानी होंगी, रील्स बनानी होंगी, यूट्यूब चैनल के लिए कार्यक्रम बनाने होंगे। टीआरपी का मापदंड पहले नहीं रखना, प्रसार का माध्यम बनाना पड़ेगा और इसकी मात्रा विपुल होना पड़ेगा। मैंने मराठी में कहते हैं ना, पुरुनुरावे, मैंने आज जो चल रहा है उससे अधिक मात्रा में दर्शक अधिक होंगे। ये सारा कर कर करके हम इसको प्रभावी बना सकते हैं। तो लोकमानस की परिष्कृति और इसके लिए सारे माध्यम और फिर माध्यमों के लिए विषय वस्तु ये मुख्य विषय रहेगा हीनता बोध के लिए। इससे भी गहरे और अधिक प्रभावी दूसरे भी माध्यम तो होते हैं, परंतु इनके लिए और प्रयास करने होते हैं, अलग प्रकार के प्रयास करने होते हैं। इनकी चर्चा हम आगे करेंगे, परंतु लोकमत परिष्कार, लोक स्वीकृति ये अत्यंत महत्वपूर्ण ऐसा विषय है जब हम 140 करोड़ जनसंख्या के लिए बात करते हैं। उसी प्रकार से जो दूसरा है वो जानकारी का पक्ष है। ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियां,
ये तो विज्ञान की बात हुई, परंतु व्यापार वाणिज्य के क्षेत्र में, समृद्धि के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियां, समाज जीवन की व्यवस्थाओं में, माने दैनंदिन व्यवस्थाओं में भारत की दृष्टि, इसकी प्रचुर मात्रा में हमें संग्रह करना होगा। उदाहरण के लिए टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, यंत्र निर्माण करने के क्षेत्र में, भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में, स्थापत्य विद्या में, वास्तु विद्या में, सड़क निर्माण में, यातायात की व्यवस्था करने में, यातायात के साधन, परिवहन के साधन निर्माण करने में, विभिन्न व्यवसायों के लिए यंत्र सामग्री निर्माण करने में भारत की दृष्टि और भारत की उपलब्धि कैसी रही है, इसका संग्रह करना चाहिए और वह हमारी पाठ्य पुस्तकों में जाना चाहिए। अगर ऐसा आता है, अगर ऐसा संग्रह बनता है और इसकी प्रस्तुति होती है, तो हमें इतना आश्चर्य होगा कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत वर्तमान यूरो अमेरिकी जो तंत्र शास्त्र, यंत्र शास्त्र प्रणाली है, टेक्नोलॉजी है, उससे कितना अधिक श्रेष्ठ है, कितना अधिक प्रभावी परिणामकारी है, इसका हमें विस्मय होगा, इसका हमें आश्चर्य होगा। आज तो हम कुछ जानते ही नहीं है, इसलिए मानते ही नहीं है। इसी प्रकार से उदाहरण के लिए रामायण में ऐसा है कि राम चित्रकूट में निवास कर रहे हैं और भरत उनको लेने के लिए, वापस बुलाने के लिए जाते हैं। साथ में सारी मंत्री परिषद और राज पुरुषों को भी साथ में लेकर जाते हैं, सैन्य साथ में लेकर जाते हैं, पर नगर जनों को साथ में लेकर जाते हैं। तो इनका तो एक बहुत बड़ा समूह है जो जा रहा है चित्रकूट। तो इसके लिए कितने चौड़े रास्ते हैं उसका वर्णन है। ये चौड़े रास्ते आज के 8 लेन, 12 लेन, 16 लेन सड़कों से भी चौड़े हैं। अब ये सड़क का निर्माण किया जाता है, स्थान स्थान पर उनके लिए रात्रि विश्राम के लिए, खाने पीने के लिए व्यवस्थाएं हैं। ये व्यवस्थाएं होटल्स एवं मोटेल्स नहीं है। ये सड़कें आज के समान बनाई गई नहीं है, तो भी उतनी ही मजबूत है, उतनी ही सुंदर है। ये सारी व्यवस्थाएं अत्यंत सुंदर हैं। ये कौन सी टेक्नोलॉजी से बनाई गई होंगी, कौन सी दृष्टि इसके पीछे रही होगी कि जिसके कारण से अत्यंत सुविधापूर्ण है, सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली भी है, परिवहन को सुगम बनाने के लिए भी है, और उसके पीछे यंत्र भी है, टेक्नोलॉजी भी है। तो ये क्या होगा, इसका कुछ तो अध्ययन करना चाहिए। हमारी ड्रेनेज सिस्टम कैसी रही होगी, हमारे यहाँ ऐसे महालय कैसे बनते होंगे, कोट किले कैसे बनते होंगे, इतने दुर्ग बने हैं वो कैसे बनते होंगे। तो ये दूसरा पक्ष है जानकारी का। हमें इतनी प्रभुत मात्रा में जानकारी इकट्ठी करनी होगी, तभी जाकर धीरे धीरे लोकमानस परिवर्तन होगा और तब जाकर हीनता बोध धीरे धीरे दूर होगा। तो पहले हीनता बोध दूर करना, और उसके बाद दूसरा चरण होगा बुद्धि विभ्रम, इसको दूर करना। ये बुद्धि विभ्रम की बात है, वो हम अगले सत्र में करेंगे। अभी समय हो गया है तो मैं यहीं पर रुकती हूँ। नमस्कार। अभी शेष समय बाकी है, किसी को जिज्ञासा प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, अपना हैंड रेज करिए। हाँ, संतोष कुमारी पूछ सकते हैं। जी नमस्ते ताई।
वर्तमान परिदृश्य में जैसे ज्ञान गुरुकुल में आज से इच्छा है कि मैं उसकी शुभारंभ करूं। तो ज्ञान गुरुकुल में जो शिक्षक होंगे और जो विद्यार्थी होंगे उनका चयन करने में मुझे क्या क्या चीजों का ध्यान रखना होगा? आज का विषय गुरुकुल का तो नहीं है। जब जी गुरुकुल जी का सत्र होगा तो उसमें ये विषय तो आ सकता है ना। जी जी जी। विनोद सिंह जी। हाँ, प्रकाश जी नमस्कार, सभी को नमस्कार। कुछ बिंदु थे जो मैं रखना चाहता था ताई के इसमें। एक तो जैसे ताई बोल रहे ना, हमें मनोरंजन के नाम पे आज क्या परोसा जा रहा है, इस पे बहुत विचार करना पड़ेगा। आज जैसे रील बनते हैं, जिस तरह से रील बनते हैं, कुछ लोग हैं जो कुछ रील चलाते हैं और कुछ दिन में देखोगे तो बहुत सारे चल जाते हैं। ये किस तरह से क्या माध्यम से बन जाते हैं, फिर लगता है यही आज का ट्रेंड बोलते हैं ना, वो बन गया है। एक तो ये बात हुआ। दूसरा, ताई एक बहुत अच्छी बात बोली कि हमें क्या संस्कार देना है। जैसे कोई भी अगर हम सीरियल बना रहे हैं या कोई भी हम प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं, उसमें अपने समाज को क्या आवश्यकता है वो दिखाना ज्यादा जरूरी है, ना कि हम उनको क्या चाहिए। कल से कोई भी कुछ भी चाह सकता है, बट वो क्या उसके लिए संस्कार दे रहा है कि नहीं दे रहा है, इस पे एक था। और दूसरा, ये टीआरपी जो रहता है ना, इसको भी समझना पड़ेगा। आज जैसे एक जो मुझे अभी लास्ट टाइम जो भी इसमें गया था मैं, भोजन भिक्षा भोजन के लिए गया था, तो उसमें समझ में आया कि अभी भारत में ऐसा नहीं है। भारत में बहुत लोग जो हैं, ऐसे लोग हैं जो ये सब देखते ही नहीं है। और हमको कुछ चीज को समझा कि भाई आजकल यही ट्रेंड चल रहा है, हमको परोसा जाता, लगता है कि यही हो रहा है, बट ऐसा नहीं है। तो ये भी थोड़ा अपना हमको मानस रखना पड़ेगा कि सब जगह ऐसा नहीं हो रहा है, सिर्फ बताने से हो जाएगा ऐसा नहीं है। जी जी ठीक है। नमस्कार ताई। ये जो नमस्कार। सारी बातें आ रही हैं, ये कहीं न कहीं जो एक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, हम जो चाहे वो कहेंगे, हम जो चाहे वो दिखाएंगे, इसके कारण से उपजा हुआ है, ऐसा मुझे लगता है। तो ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को भी कहीं न कहीं सीमित करना अनिवार्य नहीं है क्या? हाँ है ना। इसका उपाय क्या है? आपकी रेखा बड़ी करो तो अपने आप वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। कोई देख ही नहीं रहा है, ऐसी स्थिति निर्माण होगी तो वो क्या करेंगे? फिर आप जो रील बनाएंगे, आप जो फिल्म बनाएंगे, आप जो टीवी सीरियल बनाएंगे, आप जो नाटक बनाएंगे, उसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर असंस्कार नहीं हो सकता प्रस्तुत। इसको ही प्रभावी बनाएंगे ना, यही विषय वस्तु रहेगा। जो मन में आया सब कुछ करना नहीं होता है। आपको लगता है कि आप बिना कपड़े पहने रास्ते पर, मेन रोड पर जाएंगे स्कूटर पर बैठकर। हाँ, क्यों? मेरी स्वतंत्रता है, मुझे कपड़े नहीं पहनना है, मुझे शर्म नहीं आती है। आपको आती है तो आंखें बंद कर लो। ये तो नहीं चलता। इसका ये कहाँ बताया जाएगा? ये रील में बताया जाएगा, नाटक में बताया जाएगा, हंसी उड़ाई जाएगी, मजाक की जाएगी, उपालंब दिया जाएगा, उलाहना की जाएगी, तभी तो इसका परिणाम होगा। उसको शर्म आने लगेगी, कोई मुझे देखता ही नहीं है, ऐसा होने लगेगा। तो फिर क्यों करेगा ऐसा कोई? तो जो मानसिक ग्रंथियां होती है, उनको ढीला करने के लिए, उनको दूर करने के लिए मानसिक ही उपाय किए जाते हैं। दंड करने से नहीं होता, न्याय के कानून लगाने से नहीं होता, उपदेश देने से नहीं होता, माने उसको रोकने के उपाय करने से नहीं होता। उसको तो आप मनोवैज्ञानिक उपाय करो कि लोग हंस रहे हैं, हे अंग्रेजी बोल रहा है, अंग्रेजी बोल रहा है, ये क्या है? अरे तुम आज भी प्लास्टिक की बोतल में पानी पी रहे हो, कितना अभद्र! तुमको कुछ विचार आता है कि नहीं आता है? जाओ, तुम्हारे साथ बात नहीं करेंगे। ये मनोवैज्ञानिक उपाय है। इसको कानून से नहीं रोका जा सकता, दंड से नहीं रोका जा सकता, उपदेश से नहीं रोका जा सकता, डांटने से नहीं रोका जा सकता। इसको और मनोवैज्ञानिक उपाय करना हमको आना चाहिए।
और इसके भरपूर उदाहरण हमारे शास्त्र ग्रंथों में मिलते हैं। कहानियां इतनी अधिक होती हैं कि जो आपको हंसाते हंसाते भी आपको ताना भी मारती है और आपको शर्मिंदा भी कर देती है। जी ताई, बिल्कुल। जी हाँ। जी ठीक है संतोष कुमार, फिर से अपने एड्रेस के। जी जी हाँ भाई, हाँ मेरा बोलिए। ना एक प्रश्न है। जैसे जो गांठ बनती है रस्सी में, और उसके बाद कहीं ना कहीं सुलझाते सुलझाते जीवन में लगता है कि अब ये सुलझेगी नहीं, इसको काटना ही पड़ेगा। तो वो जो आत्मबल कहाँ से लाएं कि नहीं, उसको भी हम सुलझा सकते हैं, ऐसी समस्याएं आएंगी और गांठ सुलझ सकती है, ऐसा विश्वास कैसे मन में जागृत होगा? जो लोग गांठें सुलझाने के प्रयास जी जान से कर रहे हैं, उनके साथ रहो, उनसे प्रेरणा प्राप्त करो, उनके उदाहरण पढ़ो, सुनो, उनके साथ चर्चा करो, देखो, तभी तो होता है। सत्संग का अर्थ क्या है? हम बौद्धिक सुनते हैं हमारे बड़े बड़े विद्वानों के, लोगों के, समाज सेवकों के, उससे जो प्रेरणा मिलती है, तो हमसे श्रेष्ठ लोग चाहिए, हमें उनका संग करना चाहिए, उनके साथ रहना चाहिए। इसी को तो सत्संग कहते हैं। आप कथा सुनने के लिए जाते हैं, तभी तो आप ऐसी कथाएं सुनते हैं, और सुनते हैं तो फिर आपको इससे प्रेरणा मिलती है, बल भी मिलता है। अरे ये सब इतने कर रहे हैं तो हमको भी करना चाहिए, ऐसा होता है। संजय जी, संजय कुलकर्णी। नमस्कार। हाँ जी। पुराण का उल्लेख हुआ और पुराण से व्यवस्था का पुनरुज्जीवन। तो पुराण के बारे में लोगों में कई तो अच्छा मत ज्यादा से ज्यादा नहीं हो लगता। कोई लोग कहते हैं कि पुराण की कथा को आधार, जैसा वेद उपनिषदों का आधार है, वैसा पुराण को कोई अंधश्रद्धा, कोई भाकड़ कथा है, दंत कथा है, ऐसे कहते हैं, और उसमें अंधश्रद्धा ज्यादा है। उससे अगर व्यवस्था का पुनरुज्जीवन किया गया तो गड़बड़ हो सकती है क्या? ये कौन बोल रहा है? परिचय दो। मैं संजय कुलकर्णी बोल रहा हूँ, लातूर से। अच्छा, हाँ ठीक है। हाँ, ये ना हम लोग बहुत डरते हैं। अरे उपाय करो ना, अंधश्रद्धा अज्ञान के कारण से। अरे लोग कहते हैं अंधश्रद्धा, आप सही में कथा तो बताओ पहले। हम कथा को जानते ही नहीं है, कथा को ऐसे बताया भी नहीं जाता है। और वो समाजवादियों ने कहा, विज्ञानवादियों ने कहा, तथा कथित आधुनिक लोगों ने, पुरोगामी लोगों ने कहा, तो लोग मानने लगे। तो लोगों को उनसे बचाने के लिए आप कहने लगो ना। आप तो पहले ये तय करके चलते हैं कि हमारी बात कोई मानता ही नहीं है, कोई मानेगा ही नहीं, लोग उसको अंधश्रद्धा कहते हैं। लोग नहीं कहते इसको अंधश्रद्धा, पुरोगामी लोग कहते हैं, समाजवादी लोग कहते हैं, कम्युनिस्ट लोग कहते हैं, तथा कथित विज्ञानवादी लोग कहते हैं। उनकी संख्या आप जैसे लोगों की संख्या से तो कम है, लेकिन वो जोर जोर से कहते हैं, बार बार कहते हैं, चारों ओर इसको फैलाते हैं। आप करने लगो तो लोग आपकी बात मानेंगे। आप भी तो पहले इसे कहते हमारी बात तो कोई मानेगा ही नहीं, लोग मानते हैं अंधश्रद्धा है, भाकड़ कथा है। लोग नहीं कहते, ये आपके शत्रु कहते हैं। तो आपके शत्रु से अधिक ऊंची आवाज में आप बोलो ना। देखो, चरक संहिता में विभिन्न प्रकार के परिषदों का वर्णन किया गया है। एक तो समान स्तर के विद्वानों के बीच में जो गोष्ठी होती है, वो तो तद्वित संभाषा है। संभाषा माने गोष्ठी, संभाषा माने परिषद। दूसरी, श्रद्धावान लोगों के सामने एक तज्ञ व्यक्ति अपना मत प्रस्तुत करता है और उनका प्रबोधन करता है, वो एक प्रकार की परिषद होती है।
परंतु एक प्रकार की परिषद तो ऐसी होती है जहां आपको पता है, आयोजकों को पता है कि ये सभा को तोड़ने वाले, सभा में विरोध करने वाले, उहापोह करने वाले वो बुद्धि के आधार पर नहीं, संख्या के आधार पर ऐसे हल्ला मचाने वाले, शोर मचाने वाले, नारेबाजी करने वाले लोग सभा में आने की संभावना है। तो उनसे अधिक ऊंची आवाज में शोर मचाने वाले आपके सभासद नहीं हो सकते, आपके श्रोता नहीं हो सकते। वो 50 लोगों का शोर होगा तो आपका 100 लोगों का शोर नहीं हो सकता। नहीं, हम तो कितने सज्जन हैं, नहीं सभा भंग करने की कहाँ हमारे में ताकत है, और हम कहाँ सभा भंग करेंगे, और अच्छे लोग नहीं करते। तो बुरे लोगों के साथ अच्छे लोग क्या मार खाने के लिए है, सभा भंग करने के होने देने के लिए है? नहीं, हम तो बहुत हाथ बांध कर सज्जनों की तरह व्यवहार करेंगे और सेफ डिस्टेंस पर खड़े रहकर कहेंगे कितने दुष्ट हैं, किसी भी सही मत को प्रस्तुति ही नहीं होने देते हैं। हाँ, शत्रु तो आपको नहीं करने देता, तो आप इतने प्रभावी नहीं है क्या कि वो भी चुप हो जाए? चुप रहना ही जानते हैं कि चुप करना भी जानते हैं। तो बात तो ऐसी है कि लोग इसको भाकड़ कथा कहते हैं, नहीं कहते लोग। कौन इसको भाकड़ कथा कहता है? लोग नहीं कहते, आपके शत्रु कहते हैं। इतनी बात समझो जरा, डरो नहीं। हम तो कितना डरते हैं, लोग इसको भाकड़ कथा कहते हैं, नहीं कहते लोग इसको भाकड़ कथा। ठीक है, ठीक है।